तो हाय दोस्तों, हाजिर है एक बार फिर से हम अपने इस सीरीज में, जहां हम कर रहे थे भारतीय इतिहास के प्रश्न। और ये हमारा सेगमेंट था इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। तो आइए, आज इसका पार्ट 3 होगा। हमने 2 पार्ट पहले ही डाल दिया है, आप उसको देखें। आइए आज हम करते हैं, हमारे 2 पार्ट में 1 से 50 तक क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही बेटर है और इस सीरीज से आपको बहुत लाभ होगा। तो आइए, ज़्यादा देर ना करते हुए आज के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का ये पहला प्रश्न और पूर्ण सेगमेंट का 51वां प्रश्न। आइए, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए, सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, वो कौन सा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी, वो कौन था? तो इसका उत्तर होगा बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन इसका आंसर होगा। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने 1924 ईस्वी में की थी। आइए हम बाकी ऑप्शन पर डालते नजर। इलाहाबाद अधिवेशन 1921। 1921 में इलाहाबाद में अधिवेशन नहीं हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था। तो आपको याद रखना है कि अहमदाबाद में 1921 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। यह इलाहाबाद में नहीं हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो कि किए थे, उनका नाम है हकीम अजमल खान। तो यहाँ पे हकीम अजमल खान थे, हकीम अजमल खान। बात करें गया के अधिवेशन का, तो ये गया बिहार में है। और बहुत सवाल पूछता आपसे कि बिहार में अब तक जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, तो बिहार में कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए? ये पेन दिख रहा है। तो बात करें बिहार में, इसी की बात हो रही थी कि बिहार में अभी तक कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए हैं। तो बिहार में कांग्रेस के 3 महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए हैं। सबसे पहले 1912 में 27वां अधिवेशन हुआ। ये बीकापुर में हुआ था, बांकेपुर। ये हुआ था बांकेपुर, पटना में। और इसके अध्यक्षता किए थे रघुनाथ राव माधोलकर, RN रघुनाथ राव नृसिंह माधोलकर। फिर 1922 में, और ये हुआ था 27वां अधिवेशन जो कि गया में हुआ था। ये तो सही दिया हुआ है। और इसका अध्यक्षता किए थे चित्तरंजन दास किए थे, CR दास किए थे। और फिर आपका हुआ 40 से 45, 1940 से 45 के बीच ये हुआ था रामगढ़ में। एक ही अधिवेशन हुआ था, 40 से 45 के बीच में एक ही अधिवेशन हुआ है। और इसकी अध्यक्षता किया था मौलाना अब्दुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम। तो आज ये झारखंड में है। तत्कालीन झारखंड हमारा बिहार में था। तो बिहार में 3 अधिवेशन, तो ये तो सही है आंसर बेलगांव। और बेलगांव है कहाँ? तो बेलगांव है कर्नाटक में। आपको याद रखना है कि बेलगांव कहाँ है। बेलगांव कर्नाटक में है। कराची अधिवेशन 1930 में नहीं हुआ था, कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। कराची अधिवेशन
अधिवेशन 1931 ईस्वी में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस तरह से इस सवाल को तो क्या हो गया, बेलगांव अधिवेशन में ही महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी और ये कहाँ पे बेलगांव है, कर्नाटक में है। 1924 की बात थी। बाकी सारी बातें मैंने आपको बताई। हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। तो आगे बढ़ेंगे। सवाल है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी कांग्रेस ने किस अधिवेशन में? तो इसका उत्तर होगा नागपुर अधिवेशन। इसका आंसर होगा नागपुर अधिवेशन। और ये अधिवेशन कांग्रेस के नागपुर में 2 अधिवेशन हुए हैं। एक 7वां अधिवेशन हुआ है और एक 35वां अधिवेशन हुआ है। एक 7वां अधिवेशन, कांग्रेस का 7वां अधिवेशन, कांग्रेस का 7वां अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता पी आनंद चार्लू ने किया था। पी आनंद चार्लू ने किया था। और एक हुआ है 35वां अधिवेशन। तो कांग्रेस के 35वें अधिवेशन में भारतीय रियासतों के प्रति नीति अपनाई गई थी और इस 35वें अधिवेशन की अध्यक्षता चक्रवर्ती विजय राघव चारी कर रहे थे। चक्रवर्ती विजय राघव चारी कर रहे थे। तो चक्रवर्ती विजय राघवाचारी के अध्यक्षता में कांग्रेस के 35वें अधिवेशन नागपुर वाले में क्या हुआ था, भारतीय रियासतों के प्रति नीति आई थी। गया अधिवेशन तो आप जान गए हैं, सब लोग जान गए हैं, 1922 में हुआ था, CR दास के नेतृत्व में हुआ था। कोलकाता अधिवेशन, कोलकाता शहर कांग्रेस के अधिवेशन के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पे कांग्रेस के कुल 9 अधिवेशन हुए हैं। तो आपको याद रखना है, मैं बताते चलूंगा इस सवाल में। तो कांग्रेस के कुल यहाँ पे 9 अधिवेशन हुए हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था, उसका जो अधिवेशन जो हुआ वो अधिवेशन शहर कोलकाता ही था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। तो कुल मिला के 9 अधिवेशन कलकत्ता में कांग्रेस का हुआ है। लखनऊ अधिवेशन भी हुआ है 1916 का। लखनऊ पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता हुआ था और गरम दल और नरम दल भी एक हो गए थे। तो यहाँ 1916 का अधिवेशन, जहां पे गरम दल नरम दल एक हो गए और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ, इसे लखनऊ पैक्ट के भी नाम से हम जानते हैं। इस तरह से इस सवाल का उत्तर हो गया नागपुर। अब बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। तो आगे बढ़ें। देखिए, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। तिथ्यानुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके अपना उत्तर दीजिए। देखें, यहाँ कूट दिया हुआ है। तो बच्चों, महात्मा गांधी, ये आपको पता है 1924 ईस्वी के बेलगांव अधिवेशन जो कि कर्नाटक में है, वहां पे इसके अध्यक्ष बने। तो इसके बाद हम बात करें श्रीमती सरोजनी नायडू, दूसरा नंबर की बात करें तो पहला पे तो आ गए, चौथा देखिए फिर आएगा श्रीमती नायडू, और ये 1925 में
1925 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी नायडू, और ये कानपुर अधिवेशन हुआ था। तो कानपुर अधिवेशन में, कानपुर पूछता है कि प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, तो ये प्रथम भारतीय महिला हैं। प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी वो कौन है? श्रीमती सरोजिनी नायडू, 1925 के कानपुर अधिवेशन में। फिर हम बात करें तो आएगा दूसरा ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ये 1929 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और ये भी था लाहौर अधिवेशन। तो लाहौर अधिवेशन में ये बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष 1929 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में। और फिर आपके वल्लभ भाई पटेल, ये तीसरे नंबर पे आएंगे, वल्लभ भाई पटेल। और वल्लभ भाई पटेल 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन, आज ये दोनों शहर लाहौर एवं कराची कहां पे है? पाकिस्तान में है। तो कराची अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। तो देखिए, पहले महात्मा गांधी 1 नंबर, फिर चौथा श्रीमती सरोजिनी नायडू, दूसरा फिर जवाहरलाल नेहरू, और तीसरा वल्लभ भाई पटेल। 1 4 2 3, 1 4 2 3, यानी इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर हो गया इसका सी। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो आइए सवाल पे। सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में हुआ था। तीसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया था तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ था। कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में नहीं हुआ था, ये बंबई में हुआ था। ये बंबई में हुआ था। बंबई में ग्वालिया के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय था। वहां पे ग्वालिया के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में यह संपन्न हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किया था व्योमोश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। तो इस तरह से यह प्रथम अधिवेशन बंबई में होगा, ये तो गलत है। ये दोनों सही है। तो सही कौन हो गया आपका? 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अब देखिए, एक बात याद कीजिए, कलकत्ता अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है। बड़े सारे सवाल पूछते हैं। जैसे मैंने देखा, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, और यहां पे इसकी अध्यक्षता नौरोजी ने की थी। और यहां पे कांग्रेस के 438 प्रतिनिधि आए थे, भाग लिए थे। सोचो, यहां प्रथम जब अधिवेशन हुआ था तो केवल कांग्रेस के 72 प्रतिनिधि थे। प्रथम अधिवेशन में केवल 72 थे, जबकि 86 में 438 थे। और डफरिन ने सबको भोज भी दिया था। 1890 की बात करेंगे तो 90 में जो अध्यक्षता किए थे वो थे फिरोज शाह मेहता। और 1896 का अधिवेशन कौन भूल सकता है? ऐसा कोई एग्जाम ना हो जिसमें कभी ना कभी ये सवाल पूछा हो कि 1896 में ये कांग्रेस का 12वां अधिवेशन था,
और इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी, कौन? रहीमतुल्लाह सयानी कर रहे थे। रहीमतुल्लाह सयानी कर रहे थे। और क्यों फेमस है? क्योंकि इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम। तो वंदे मातरम जिस अधिवेशन में पहली बार गाया गया वो था रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया गया अध्यक्षता वाले कलकत्ता में 1896 में। 1901 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1901 का अधिवेशन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और क्योंकि इसमें पूछता है कि पहली बार, ये 17वां अधिवेशन है, और इसमें पूछता है कि पहली बार महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन भाग लिए थे? तो पहली बार गांधी जी पहली बार गांधी जी कांग्रेस के 17वां अधिवेशन था जो 1901 में हुआ, इसमें भाग लिया था। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो उन अध्यक्ष का नाम है दानिश इदुल्जी वाचा। क्या नाम है? दानिश इदुल्जी वाचा। उनका नाम है दिनसा इदुल्जी वाचा। तो लिख लेंगे यहां पे दिनसा इदुल्जी वाचा। दिनसा इदुल्जी वाचा नाम है। 1906 में भी कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और यहाँ पे 22वां था, और इसकी भी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। और यहाँ पे पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। बच्चों यहाँ पे फोकस आ रहा होगा, मैं बोल देता हूं, ये गांधी जी लिखा हुआ है, और 1901 ईस्वी के कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था, और इसकी अध्यक्षता दिनसा इदुल्जी वाचा कर रहे थे। 1906 में नौरोजी थे और स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। 1911 को कौन भूल सकता है? 1911 की जब हम बात करेंगे बच्चों, तो 1911 में पहली बार 1911 ईस्वी में गाया गया था जन गण मन, जो गीतांजलि पुस्तक में रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। पहली बार जन गण मन को गाया गया था 1911 ईस्वी में, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित बिशन नारायण दर। पंडित बिशन नारायण दर इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और इनके अध्यक्षता में 1911 ईस्वी में कांग्रेस के 26वें अधिवेशन में, कांग्रेस के 26वां अधिवेशन में, तो देखो 26वां अधिवेशन, इधर हम लोग देखेंगे 12वां अधिवेशन में गाया गया था वंदे मातरम, और 12 दूनी 24 और 2 26। तो 26वें अधिवेशन में गाया गया जन गण मन पंडित बिशन नारायण दर के द्वारा, इसमें उनकी अध्यक्षता में ये गाया गया था 1911 में। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, तो जन गण मन गीतांजलि से प्रेरित था, और ये गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर की एक रचना है। अब हम बात करें 1917, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि 1917 में आपसे पूछता है एक सवाल कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष, प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? 1917 में ही बनी थी। कौन? एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट जो थी, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष हैं, जो कि 1917 में बनी थी। 1928 की बात कर लें तो यहां मोतीलाल नेहरू बने थे। मोतीलाल नेहरू बने थे। और 1933 की बात करें तो नलिनी सेन गुप्ता। तो इस तरह से कलकत्ता अधिवेशन में 2 लेडी बनी हैं। एक तो पहली बार और पूरे आईएनसी का महिला हुई, प्रथम महिला एनी बेसेंट, और अंतिम जो अधिवेशन हुआ 1933 में, इसके बाद और जगह पे हुए अलग अलग। तो नलिनी सेन गुप्ता ये कोलकाता में बनी थी, है ना। तो इस तरह से
आपने देखा कि कितना इसमें है। आपको याद करना है कि वंदे मातरम जो गाया गया था वो कांग्रेस का 12वां अधिवेशन था और इसमें रहीमतुल्लाह सयानी कर रहे थे। और फिर जो 26वां अधिवेशन था कांग्रेस का, वहां जन गण मन गाया गया। और 1917 में एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट बनी थी क्या, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष। और वो जब बनी 17 में तो ये कांग्रेस का 32वां अधिवेशन था। ये आप इसको भी याद कर लेंगे, है ना। और ये तो बात मैंने पहले बता दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों में लखनऊ समझौता 1916 में अधिवेशन हुआ था। एक्चुअली लखनऊ समझौता कराने में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक का बहुत प्रमुख भूमिका था। तो उनके कार्यों से, एनी बेसेंट के कार्यों से ही प्रभावित होकर के इनको क्या किया गया, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। आइए, जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था, मैंने इसको बता दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था 1911 का, जब जन गण मन गाया गया था। और यह कलकत्ता का अधिवेशन था, आप जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1896, जहां पे वंदे मातरम गाया गया था, आप ये भी जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वंदे मातरम गाया गया था। अध्यक्ष का नाम भी मैंने बताया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1905, बच्चों 1905 के अधिवेशन को हम लोग, ये हुआ था बनारस में, तो और इसकी अध्यक्षता किया था गोखले साहब ने। तो ये गोखले ने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले थे, उन्होंने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 और इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था। मोतीलाल नेहरू ने किया था और मोतीलाल नेहरू ने किया था। और इसमें क्या हुआ था, इसमें खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया गया था। तो आपसे पूछे कि किस आईएनसी में खिलाफत आंदोलन, जो कि मुस्लिम लीग के समर्थित था, मुसलमानों के से संबंधित आंदोलन था, उसको समर्थन दिया गया। तो ये हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919। और बनारस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने सत्याग्रह अपनाने की बात कही थी, सत्याग्रह। तो बाकी तो बात आप जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बहुत टाइम लगा रखे इसी के पिछले सवाल में मैंने काफी बताया आपको कौन कौन अधिवेशन कैसे हुआ है। अभी यहाँ नहीं करेंगे। तो इसका उत्तर क्या हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में। और यहाँ पे कौन थे, पंडित बिशन राय दर थे, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए देखें अगला सवाल और है कि डॉक्टर एम.ए. अंसारी करा की सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर दीजिए। यहाँ कांग्रेस के अध्यक्ष है और यहाँ सूची सेकंड देखिए अधिवेशन स्थल है और यूपी पीएससीएस में सवाल पूछा है, तो अच्छा सवाल है ना। डॉक्टर एम.ए. अंसारी ये कहाँ पे किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, पुरुषोत्तम दास टंडन और सरोजिनी नायडू और सुभाष चंद्र बोस। तो आपको पता है सरोजिनी नायडू मैंने बता दिया अभी आपको कानपुर में थी, और सुभाष चंद्र बोस आप जानते हैं कि हरिपुरा और त्रिपुरी दो जगह की अध्यक्षता इन्होंने की थी। त्रिपुरी की अध्यक्षता की थी और हरिपुरा अधिवेशन में थे। तो अब बचा आपको डॉक्टर एम.ए. अंसारी। तो डॉक्टर एम.ए. अंसारी जो हैं ये मद्रास की बात करेंगे, इन्होंने मद्रास के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। और पुरुषोत्तम दास टंडन ये नासिक वाले अधिवेशन में करेंगे अध्यक्षता। यानी इस सवाल का उत्तर पहला का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए देखिए ऑप्शन सी ही है, 3 4 2 1। अब हम बात करेंगे बारीकी से। डॉक्टर एम.ए. अंसारी, इनका पूरा नाम है मुख्तार अहमद अंसारी और ये 1927 में जो अधिवेशन हुआ मद्रास में, 1927 वाले अधिवेशन में ये भाग लिए थे और इसी में साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। आपसे पूछे कि साइमन कमीशन का जो विरोध हुआ, साइमन कमीशन का जब विरोध हो रहा था तो वो कौन सा कांग्रेस का समय था, तो 1927 का ये कांग्रेस का अधिवेशन था और अधिवेशन नंबर था ये 42वां। कौन था, तो ये 42वां अधिवेशन के
अध्यक्षता में हुआ था। चलिए, सरोजनी पुष्पचंद्र टंडन के बारे में सब जान लीजिए कि नासिक में हुआ था, ज्यादा इनके बारे में कुछ विशेष जानकारी नहीं है। अब सरोजनी नायडू की बात करेंगे। आप जानते हैं सरोजनी नायडू 40वां जो अधिवेशन हुआ था, 40वें अधिवेशन में कि जो 1925 में हुआ था, उसी में कानपुर की में बने थे अध्यक्ष, और सुभाष चंद्र बोस 2 बार बने हुए हैं। एक बार सुभाष चंद्र बोस बने हैं 1938 में, है ना, हरिपुरा में 1938 में बने थे, और त्रिपुरी में 1939 में बने थे, 1939 में बने थे। तो 1838 के हरिपुरा अधिवेशन और त्रिपुरी अधिवेशन में भाग लिए थे, और इसके अध्यक्ष ही बने थे सुभाष चंद्र बोस। और आपसे पूछे कि हरिपुरा कहाँ है, तो हरिपुरा गुजरात में। कहाँ पे? हरिपुरा है गुजरात में। आप याद रखेंगे ये गुजरात का जगह है, और त्रिपुरी ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में। 2 बार वो बने कांग्रेस के अध्यक्ष, है ना। इस तरह से इसका उत्तर हो गया सी। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। तो आइए सवाल देखें। सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। नहीं, प्रथम महिला थी एनी बेसेंट। ये प्रथम भारतीय महिला थी। ये सेंटेंस गलत है। सीआर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, वे जेल में थे। ठीक है, वे जेल में थे होना चाहिए यहाँ पे, ये जेल में थे। 1921 ईस्वी की बात है, और 1921 ईस्वी में सीआर दास जो अहमदाबाद होने वाला था आंदोलन, अहमदाबाद में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी की सभा होने वाली थी, जो बैठक होने वाली थी, इसके अध्यक्षता करना था सीआर दास को, लेकिन वो उस समय जेल में चले गए थे। तो उनके जेल में जाने के बाद अस्थायी रूप से अजमल खान ने, ठीक है, अजमल खां थे, इसकी अध्यक्षता किए थे। अस्थायी अध्यक्ष थे वो, अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? अजमल खान बने थे। अजमल, ये बात आई है सवाल में, अजमल खान। और कब की बात है? 1921 में। कहां हुआ था? अहमदाबाद में। तो बनना था सीआर दास को, यही मेन थे, जेल में थे वो, ये सही है। एलन ऑक्टेवियन प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। देखिए, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ये कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने हैं, लेकिन ये कांग्रेस के संस्थापक थे। कांग्रेस के संस्थापक थे और सचिव थे, लेकिन कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने हैं ये। इन हम लोग कहते हैं हर्मिट ऑफ शिमला। क्या कहते हैं? शिमला का सन्यासी कहते हैं। तो इन्हीं कांग्रेस की जो स्थापना किया, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका इन्हीं की थी। ब्रिटिश नागरिक थे, लेकिन जो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे, तो ये भी गलत है, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, 2 तो गलत हो गया। देखिए, अल्फ्रेड वेव 1894 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो देखिए, 1894 ईस्वी में अल्फ्रेड वेव ने जो 10वां अधिवेशन हुआ था, उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। देखिए, ये सवाल भी पूछा हुआ यूपीएससी में, है ना। तो यानी ये सही होगा इसका दूसरा और चौथा ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए, अब सवाल सुनिए, अंग्रेज अध्यक्ष कितने बने हैं पूरे आईएनसी में? तो देखिए, जॉर्ज यूले पहला बने थे, दूसरा बना विलियम वेडरबर्न, तीसरा बने अल्फ्रेड वेव, चौथा बने हेनरी कार्टेन, और पांचवा पुनः बने हैं विलियम वेडरबर्न। यानी कुल मिला के 4 अंग्रेज 5 बार आईएनसी के अध्यक्ष बने हैं। तो आपसे पूछता है कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहते हैं कि जॉर्ज यूले थे, ठीक है। और कहां बने थे ये? तो ये मद्रास के अधिवेशन में, मद्रास अधिवेशन था, उसमें बने थे। विलियम वेडरबर्न 5वां अधिवेशन बने थे, और इसमें पहली बार आपसे पूछे कि पहली बार आईएनसी में महिलाएं कब भाग ली थी, तो ये 5वां अधिवेशन था जब महिलाएं भाग ली थी। फिर आप अल्फ्रेड वेव वाली बात कर लेंगे जो 94 में था, फिर हेनरी कॉटन की बात करेंगे, फिर विलियम वेडरबर्न की बात करेंगे,
और भी बातें मैं आपको कुछ बता देता हूं। जैसे 1888 हो गया जॉर्ज यूले, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। इसका इतना ही एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हुआ था। तो ये हुआ था, आप सभी को पता है, 1916 ईस्वी में, है ना। और 1916 ईस्वी में कांग्रेस के गरम दल और नरम दल एक हो गए, और पुनः यहां पे मुस्लिम लीग के साथ भी समझौता हुआ। तो और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजमूदार। ये पूछता है कौन अध्यक्ष बने थे, तो इसकी अध्यक्षता एमसी अंबिका चरण मजमूदार ने की थी, एमसी मजमूदार ने की थी। और तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से, तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से, तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता हुआ। इस तरह से इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। आइए सवाल देखिए, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसने किया था? एनी बेसेंट ने, लाला लाजपत राय ने, मोतीलाल नेहरू ने, एमसी मजमूदार ने, अंबिका चरण मजमूदार ने किया था। मैंने आपको पिछले सवाल में बताया है। एक सवाल पूछता है गरम दल में से कौन थे जो कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो बच्चों 4 सितंबर 1920 ईस्वी को कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी, जहां पे असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन का जहां प्रस्ताव पारित हुआ था। एनी बेसेंट कलकत्ता में 1917 ईस्वी में बनी थी अध्यक्ष, आपको पता है। मोतीलाल नेहरू 1919 में बने थे, आपको पता है। और अमृतसर की बात, अमृतसर में जो अध्यक्षता हुआ था, अमृतसर में जो हुआ था, और यहीं पे खिलाफत आंदोलन की बात की गई थी। खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया गया था यहां से। और एमसी मजमूदार 1916 ईस्वी के लखनऊ पैक्ट की अध्यक्षता किए थे। इस तरह से इसका उत्तर हो गया एमसी मजमूदार। बाकी का हुआ डिस्कशन टू द पॉइंट। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आगे देखो, दिया हुआ कि दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, आइए, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग एक ही समय में अपना अधिवेशन आयोजित किए थे। कहां पे? तो ये लखनऊ में हुआ था, आपको पता है। ये कहां हुआ था? लखनऊ में हुआ था, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसे हम लोग जानते हैं लखनऊ पैक्ट के नाम से, है ना। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की ओर। अब तो देखिए, लाहौर की बात दिया हुआ है। लाहौर में भी आप जानते हैं कि कांग्रेस के अधिवेशन हुआ है। तो लाहौर में जो अधिवेशन हुआ है ना, 1893 में, 1900 में, 1909 में और 1929 में हुआ था। 1893 में हुआ है लाहौर में। देखिए, लाहौर में देखिए 1893 ईस्वी में सम्मेलन हुआ। फिर हम बात करें तो 1900 ईस्वी में हुआ, 1900 ईस्वी में हुआ। फिर हम बात करें तो आप 1909 में हुआ और फिर 1929 में हुआ। 1909 में हुआ और फिर
1929 में हुआ। तो आपसे सवाल क्या पूछता है कि पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय ये कब बने थे, किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो लाहौर। और ये तो आप जानते हैं 1929 ईस्वी का भी अधिवेशन जो किए थे वो किए थे नेहरू, है ना, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और यहां पे पूर्ण स्वराज का लक्ष्य भी घोषित हुआ था। तो पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में घोषित हुआ था। 1893 ईस्वी की बात करें तो यहां नरोज। आइए देखिए अगला सवाल। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? सबसे पहले आप जानिए कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा ये तीनों एक ही में थे पहले, ठीक है। तो ये बंगाल की जब बात करेंगे तो कांग्रेस का बंगाल विभाजन हुआ, तो सबसे पहले कांग्रेस के बंगाल विभाजन में ये बिहार उड़ीसा एक साथ रहे, पूर्वी बंगाल एक साथ रहा, पश्चिमी बंगाल एक साथ रहा। अब इसके बाद 1911 में जब दिल्ली दरबार हो रहा था तो उसमें एक विधेयक आया और उस विधेयक में बंगाल जो है, बंगाल से बिहार अलग हुआ, बिहार अलग हुआ। कब अलग हुआ? 1912 ईस्वी में। फिर हम बात करें कि बिहार से उड़ीसा अलग हुआ 1936 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में। और पुनः इसके बाद उड़ीसा से, बिहार से ही, उड़ीसा नहीं, बिहार से झारखंड अलग हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुआ। और ये कब अलग हुआ? बिहार से झारखंड अलग हुआ और वो समय था 2000। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1912 ईस्वी में, है ना। दिल्ली दरबार में इसकी घोषणा हो चुकी थी। तो आंसर नंबर बी होगा इसका। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन सा था? तो दोनों को मिलाने में एनी बेसेंट और तिलक का योगदान था। एनी बेसेंट और तिलक का योगदान था, है ना। तो इस तरह से इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए नंबर हो गया, एनी बेसेंट। और तो मोहम्मद अली जिन्ना 1913 ईस्वी तक कांग्रेस में थे और 1913 ईस्वी के बाद वो मुस्लिम लीग में शामिल हुए हैं। मैडम भिखाजी कम्मा को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहते हैं। फिरोज शाह मेहता नरम दल के एक प्रमुख नेता थे। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता कराने वाले व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक, गोखले, एनी बेसेंट और जे नेहरू में कौन? तो इसमें बाल गंगाधर तिलक भी थे और एनी बेसेंट थे। आइए इसका आंसर देखते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए यहां गया बाल गंगाधर तिलक, है ना। तो बाल गंगाधर तिलक अगर ऑप्शन में है तो पहले इसी को मारेंगे। एनी बेसेंट भी थी, है ना।
ऑप्शन में हमको एक ही चुनना है तो हमने ये चुना, अगर दोनों रहता तो हम दोनों चुनते। ठीक है, दोनों में किसको वरीयता देंगे? बाल गंगाधर तिलक को वरीयता देंगे, है ना। अब आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? तो यह निर्णय लिया गया था, मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार कर ली गई थी। तो यही था ऑप्शन नंबर ए, कि भाई जब मिलन हुआ तो मुस्लिम लीग ने जो कहा था कि हमको पृथक निर्वाचन क्षेत्र आपको देना पड़ेगा, उसकी मांग कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था, और जो बाद में यही भारत विभाजन का भी एक निर्णय शामिल होगा, इसका दूरगामी परिणाम होगा। इस तरह से इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की थी, वह वर्ष कौन था? बच्चों, मार्ले मिंटो एक्ट आया था, मार्ले मिंटो एक्ट, और इस एक्ट में मुस्लिमों के लिए अलग पृथक निर्वाचन चुनाव, अलग पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात कही गई थी। लेकिन उस समय कांग्रेस ने इसका विरोध किया था, लेकिन 1916 में कांग्रेस ने उसकी मांग को मान लिया था, तो वह वर्ष क्या हो जाएगा? 1916। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की ओर। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य वाला काल, मतैक्य वाला काल कौन था? यानी जब दोनों का मत एक था, वो काल था 1916 से 1922। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि दोनों का मत एक ही था। 1916 में जब हुआ तो देखिए 1919 20-22 तक जो खिलाफत आंदोलन चल रहे हैं, सभी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस साथ में काम कर रही है, तो ये उनके एक मतैक्य को प्रभावित करता है। तो इस तरह से इसका उत्तर होगा 1916 से 1922 ईस्वी। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। नहीं की थी, उन्होंने ही किया था, नहीं की थी होगा, यही गलत है। इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ था, ये सही है। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराए गए थे, यह भी सही है, राजकुमार शुक्ल के द्वारा। तो ये सही है, ये सही है, ऑप्शन ए गलत है। आइए इसका उत्तर देखते हैं क्या होता है। ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखो, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसान की समस्याओं से अवगत कराया गया था? तो आप जानते हैं कि वो था लखनऊ अधिवेशन 1916। सूरत अधिवेशन की बात करें तो सूरत अधिवेशन की बात करें बच्चों, तो इस अधिवेशन में कांग्रेस जो है, कांग्रेस का हो गया था विभाजन। कांग्रेस दो दल, गरम दल और नरम दल, गरम दल और नरम दल में बट गया था। गरम दल में कौन कौन थे नेता? तो लाल, बाल, पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल थे। एक और थे अरविंद घोष। अरविंद घोष ये गरम दल के नेता थे। नरम दल में आप बात करें तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ब्रह्मोष चंद्र बनर्जी हो गए, फिरोज शाह मेहता, दनीशा वाचा, ये थे नरम दल के नेता। और इस सूरत के अधिवेशन की अध्यक्षता आपसे पूछता है किसने की थी? सूरत के अधिवेशन की अध्यक्षता तो आपको याद करना होगा कि ये थे रास बिहारी घोष। कौन थे इसके अध्यक्ष? तो रास बिहारी बोस नहीं,
रास बिहारी घोष, बहुत लोग बोस बोस वो दूसरे थे। रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में हो गया बंटवारा, गरम दल और नरम दल की बात का कॉन्सेप्ट आ गया। बनारस अधिवेशन 1905 आप जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, और इसी अधिवेशन में बंग भंग आंदोलन की निंदा की गई थी। आपसे पूछे कि बंग भंग आंदोलन की निंदा किसमें की गई थी, तो आप कहेंगे कि बनारस अधिवेशन 1905। अब बाकी आप बात सब जानते हैं, कलकत्ता अधिवेशन 1900 की बात जानते हैं आप, लखनऊ अधिवेशन की बात तो आप जानते ही हैं, है ना। तो यहां पे इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा लखनऊ अधिवेशन ही, है ना। और किसने कराया था, तो राजकुमार शुक्ल थे, राजकुमार शुक्ल थे, पंडित शुक्ल थे, पंडित बोल रहे हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जवाहरलाल भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी इसमें थे, दोनों लोगों ने मिल करके, है ना, गांधी जी को चंपारण के किसानों के आंदोलन से अवगत कराया था। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था? एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी। आइए इसका उत्तर देखें, होता है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था 1904 से, वो पता ही है कि कलकत्ता अधिवेशन से ही वे स्वशासन की बात कर रहे थे, है ना। अरविंद घोष एक गरम दल के नेता थे और बाद में एक महान क्रांतिकारी से महान सन्यासी बन गए थे। फिरोज शाह मेहता नरम दल के नेता थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी नरम दल के नेता थे, है ना। इस तरह से इसका उत्तर, और दादा भाई नौरोजी भी नरम दल के थे। तो एस.एन. बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, ये सभी नरम दल के नेता हैं। अरविंद घोष एक गरम दल के नेता है, और 1904 से ही स्वशासन पर बल दे रहे थे दादा भाई नौरोजी। अब हम बढ़ेंगे आगे की ओर। दादा भाई नौरोजी से संबंधित मैंने बड़े सारे बनाया है कॉन्सेप्ट, आप देखेंगे पहला वीडियो आपको, उसमें दादा भाई नौरोजी के संस्था कौन कौन स्थापित किए हैं वो, और कहाँ किए थे, ये सारी बातें मैंने बताया है इसके जो इस सीरीज का पहला वीडियो उसमें। आइए देखें, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था, कौन नहीं था? तो बिपिन चंद्र पाल थे, मैंने बताया, लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, बाल और पाल, ये तीनों थे। गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे, ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे और ये नहीं थे। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अधिकतर नरमपंथी नेता थे, कहां से थे ये नरमपंथी नेता? जो नरम नेता थे, ये सारे नेता शहरी क्षेत्रों से थे। इसका उत्तर क्या होगा? शहरी क्षेत्रों से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये शहर के क्षेत्र से थे, है ना। चाहे वो दादा भाई नौरोजी हो, चाहे वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी हो, चाहे वो फिरोज शाह मेहता हो, चाहे वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो, सभी लोग। आगे बढ़ेंगे, देखिए, कांग्रेस के नरम दल नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी कि भाई राजमबंध आंदोलन या असहयोग, अनुकूल प्रविघटन और अविधेयक। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका होगा राज वामबंध आंदोलन, की राजा के अनुकूल, अंग्रेजों के अनुकूल जाकर के आंदोलन करना, उनसे मांग करना, ये थी उनकी आंदोलन की पद्धति। और कहीं ना कहीं इसी कार्य प्रणाली के चलते दोनों दल बट गए थे। कैसे बटे थे इसकी भी कहानी है, क्वेश्चन में मैं आगे बताऊंगा। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखेंगे, तो सवाल है कि निम्नलिखित में किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो बच्चों, वो आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के कारण, स्वदेशी आंदोलन जो था कैसे हुआ? जब कर्जन ने ला दिया
बंग भंग विधेयक, तो स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ। इसी स्वदेशी आंदोलन के चलते, स्वदेशी आंदोलन के कार्य प्रणाली के चलते दोनों दल में क्या हो गया, फूट हो गई। क्योंकि गरम दल वाले चाहते थे कि ये स्वदेशी आंदोलन बंगाल, ये बंगाल से बाहर जाए, लोग भी इसके बारे में जाने, इसको पूरा, और केवल विदेशी वस्तुओं का ही बहिष्कार नहीं किया जाए, विदेशी लोगों का भी बहिष्कार किया जाए। लेकिन नरम दल चाहते थे कि नहीं, ऐसा नहीं किया जाए, है ना। तो वो था उत्तर क्या, स्वदेशी आंदोलन, जो बंग भंग आंदोलन के प्रतिरूप में उत्पन्न हुआ था। तो आपसे ये भी पूछता है कि स्वदेशी आंदोलन किस स्वदेशी आंदोलन जो है ये कब चला, तो बंगाल विभाजन के बाद चलाया गया आंदोलन है। 1905 में जो आंदोलन चला वो था कौन, स्वदेशी आंदोलन, है ना। इसी स्वदेशी आंदोलन में अमार सुनार बंगला गीत लिखा गया था। अमार सुनार बंगला, अमार सुनार बंगला गीत लिखा गया था। और ये गीत आगे चलकर आज बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना हुआ है ना। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे, असहयोग आंदोलन की बात करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे। गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन है ना। जब हम लोग गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, सीरीज सीक्वेंस चल रहा है। ये टॉपिक आपको लग रहा होगा कि केवल किससे है, तो 1916 के इतिहास से। ये सभी हम बातें आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसका क्या होगा उत्तर, स्वदेशी आंदोलन। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था, कौन उग्रपंथी नहीं था इसमें, तो उग्रपंथी नहीं थे गोपाल कृष्ण गोखले, बाकी उधम सिंह, मदन लाल धिंगरा, इनका पूरा नाम क्या है, मदन लाल धिंगरा, है ना। तो बाल गंगाधर तिलक और उधम सिंह, ये तो गर्मपंथी थे, नरमपंथी, मतलब ये उग्रपंथी थे और ये थे नरमपंथी। तो उग्रपंथी नहीं कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, है ना। आगे बढ़ेंगे, देखिए आज का अंतिम सवाल होगा शायद 75 नंबर, क्योंकि हम लोग 25-25 का सीरीज रखे हुए हैं। निम्नलिखित नेताओं में कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे, स्वदेशी के समर्थक कौन थे इसमें, तो इसमें स्वदेशी आंदोलन के समर्थक थे अरविंद घोष। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। अरविंद घोष भी होगा, है ना। फिरोज शाह मेहता तो नहीं थे, अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस। अरविंद घोष के समय में वो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, है ना। तो इसके वो समर्थक थे, जो बाद में एकदम जो बहुत ही प्रखर उग्रवादी नेता थे, बाद में महान सन्यासी बन गए। और पांडिचेरी में इनका आश्रम मिलता है, पांडिचेरी में आश्रम मिलता है, आराविले आश्रम, आराविले आश्रम की स्थापना इन्होंने किया था, है ना। तो पूछता है कौन सा ऐसा क्रांतिकारी था जो बाद में महान सन्यासी बन गया, तो वो अरविंद घोष थे, है ना। पांडिचेरी में आज भी इनके नाम से है। तो ये रहा हमारा 25 क्वेश्चन का एक और सीरीज। आप इस सीरीज को प्यार दें। अब हम लोग कंटिन्यू वीडियो बनाएंगे। अच्छा लगे तो अपना कमेंट करें, अपना राय दें, है ना। और मिलते हैं एक नए ऊर्जावान वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, याद करें, टेक केयर, और लाइक सब्सक्राइब भी कर दे चैनल को।